अरे हमें अपना दूसरा घुटना थोड़ी तोड़वाना है। तुम लोगों का क्या। हेलो। नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। TWM परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? परमिता, अंकिता, कृष्णा, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ, थोड़ी सी 10 मिनट क्लास लेट हो गई आपकी। आज देखते हैं हम लोग क्या। आज हम लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम विश्व की पर्वत श्रृंखला, पठार, घाटियां पढ़ लिए थे, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। आज ये देखेंगे शुष्क प्रदेश और मरुस्थल, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग मीनू, गुड मॉर्निंग शालिनी। ठीक है, ओके। आ जाओ, ये टॉपिक्स हम देखते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, ये मरुस्थल है अफ्रीका एशिया के मरुस्थल। ठीक है। हम्म, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। आज आप कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कुछ कंसेप्चुअल बातें देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। देखो, मरुस्थल एक महत्वपूर्ण, पृथ्वी पे क्या है, एक महत्वपूर्ण उच्चावच है। एक महत्वपूर्ण भू आकृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, खाई है। ठीक उसी प्रकार हम किसकी बात करते हैं? मरुस्थलों की बात करते हैं कि जो मरुस्थल होते हैं वो भी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मरुस्थलों का निर्माण असल में होता कैसा है, मरुस्थल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वजह क्या है, किन कारणों से इन मरुस्थलों का निर्माण होता है। तमाम चीजों पे हम एक कंसेप्ट आपको समझा दे रहे हैं। जैसे समझिए, ये अपनी कौन सी, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी पे आपने देखा होगा, ये पृथ्वी का क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है। इसे ही आप क्या कहते हो, भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा कहते हो। क्या कहते हो बच्चा? भूमध्य रेखा कहते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मरुस्थलों की उत्पत्ति असल में होती कैसी है। तो भूमध्य रेखा कहते हुए, ये इक्वेटर है, आपने देखा होगा भूमध्य। इधर क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है। नॉर्थ और साउथ पोल है। इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हो, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हो। जब हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं,
तो यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से अगर कोई एक पार्ट ले लिया जाए, ये स्थल भाग है, क्या है? स्थल खंड है। ये हमने कह दिया कि कोई महाद्वीपी महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल एरिया है, ठीक है? अब मैंने आपको 1-2 बातें और बताई हैं, हमने कहा है आपसे, आपने देखा है कि अगर हम इसको यहाँ से इस तरह डिवाइड करते हैं, इस तरह बात करें हम, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है आपका, ये आपका कर्क है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मकर है, ठीक है? मकर है। इसके बीच आप देखते हो कि इसके बीच व्यापारिक पौने क्या है? विचलित होती हैं। तो व्यापारिक पौने जो चलती हैं, वो किस दिशा में? इस दिशा में गति करती हैं। क्या? इस दिशा में गति करती हैं। और इधर से व्यापारिक पौने इस तरह से गति करती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं। इस व्यापारिक पवन को आप उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और इसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पौने यहाँ पे गति, हमने ये देखा है कि जो पवनें होती हैं, जो पवन होती हैं, हवाएं जो होती हैं, अपने साथ नमी और आर्द्रता लेती हैं। जब वो महासागरीय भाग से गुजरती हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल भाग है, ये स्थल खंड है, और इसके चारों तरफ ये है कि चारों तरफ अगर मैं आपसे कहूं तो इसके चारों तरफ ये जल भाग, कौन सा भाग है? हमने कहा कि इसके चारों तरफ जल भाग हमने ले लिया, क्या है? जल है। जब हवा यहां से गुजरेगी, व्यापारिक पौने जब यहां से गुजरेंगी, या फिर इसके आगे हम कह लेते हैं, यहां पे एक और ले लेते हैं, पछुआ पवन के बारे में भी हम लिख देते हैं। ये आपका क्या है? 66.5 डिग्री है। यहां से आपकी कौन सी पौने निकल रही है? पछुआ पौने निकल, पछुआ पौने प्रवाहित हो रही हैं। अब आप जरा मुझे बताना, ये स्थल भाग है, भूखंड भाग है। अब जब हवाएं हवाएं क्या होती हैं? अपने साथ नमी आर्द्रता धारण करती हैं। आर्द्रता धारण करती हैं, जब हवाएं हल्की होती हैं, ऊपर उठती हैं, तो इनमें संघनन प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। अब ये जो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन क्या करेगी? व्यापारिक पवन यहां से, जब ये जल भाग है, यहां से अपने क्या करेगी? नमी को धारण करेगी, आर्द्रता को धारण करेगी, और जब ये स्थल भाग पे पहुंचेगी तो यहां पे स्थल भाग पे बारिश करना यानी वर्षा करना शुरू कर दी। जल यहां से उठाएगी, कहां से? महासागरों से। जल भाग से जल उठाएगी, आर्द्रता नमी धारण करेगी, और स्थल भाग पे जैसे ही ये ऊपर आएगी, यहां पे बारिश करना शुरू करेगी, और यहां पे बारिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। तो बारिश करते हुए ये पवनें आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो जैसे जैसे पवन स्थल भाग पे आगे की तरफ बढ़ेगी, पवनों में आर्द्रता यानी नमी की कमी हो जाएगी, हवाओं में नमी की कमी होती चली जाएगी, और जो वर्षा है उसकी मात्रा लगातार कम होती चली जाएगी। तो ये जो 23.5 डिग्री यानी कर्क और मकर के बीच में जित पूरा का पूरा जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे किस प्रकार की वर्षा होती है? तो व्यापारिक पवनों के माध्यम से वर्षा होती है। और ये जो पवनें होती हैं, जब स्थल खंड भाग से बढ़ेंगी यानी पूरब से पश्चिम की तरफ, इनमें वर्षा की मात्रा में कमी आती, कैसे आती है? पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा में कमी आती चली जाएगी। तो यानी ये पूर्वी भाग, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा अगर स्थल भाग है, तो ये पूर्वी हिस्से पे वर्षा ज्यादा होगी, फिर उसके बाद वर्षा और कम होगी, फिर वर्षा और कम होगी, फिर वर्षा और कम होगी, अंततः वर्षा एकदम समाप्त हो जाती। तो पवनों का जो मरुस्थल भाग है, मरुस्थल की जो उत्पत्ति है, अगर हम मरुस्थल की उत्पत्ति की बात करें, मरुस्थल मरुस्थल की उत्पत्ति हम देख रहे हैं। उत्पत्ति, मरुस्थल का एक्चुअल में निर्माण होता कैसा है? तो पहला कारण है पवनों का पवनों का अपतटीय होना, अपतटीय होना। तो पवनों का अपतटीय होना एक बड़ा रीजन है, ठीक है? अब पौने यहां पे क्या होती हैं? अपतटीय होती हैं। तो यहां से बारिश बढ़ती चली जाएगी, और यहां पे बारिश की मात्रा आपको क्या हो जाएगी? लगातार आप कम देख, यहां पे जहां पे बारिश ज्यादा होगी, अगर यहां पे बारिश ज्यादा हो रही है, तो यहां पे आप क्या देखोगे? बारिश ज्यादा होने के कारण, यहां पे बारिश ज्यादा होने के कारण, यहां पे क्या, किस प्रकार के जलवायु? यहां पे आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी? यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय यानी सदाबहार वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहाँ पे किस प्रकार? आर्द्र जलवायु,
सदाबहार यहाँ जलवायु में मिलेगी। और यहाँ पे ज्यादातर उष्णकटिबंधीय यानी सदाबहार वन पाए जाते। इस प्रकार सदाबहार सदाबहार वन पाए जाएंगे। क्यों? यहाँ पे वर्षा ज्यादा आप देखोगे। फिर कुछ आगे बढ़ेगी यहाँ पे, तो आगे बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा कम होगी। फिर पतझड़ है आपको देखने के लिए, पतझड़, पतझड़ वन आपको देखने के लिए। फिर कुछ और आगे पौने बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा और कम होगी, तो घास के मैदान, घास के मैदान आपको देखेंगे, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम हो रही है। यहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से प्लस हो रही है, यहाँ पे वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 के बीच में हो रही है, यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच हो रही है। अब उसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मरुस्थल दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मरुस्थल दिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे पौने। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं कर्क और मकर के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं, ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल जोन में जितने भी मरुस्थल बनेंगे, जितने भी रेगिस्तान बनेंगे, शुष्क क्षेत्र बनेगा, वह हमेशा कॉन्टिनेंटल महाद्वीप के कहां पे निर्मित हो रहा है? महाद्वीप के पश्चिमी पश्चिमी तट पर निर्मित। तो विशेषता है कि जब पवनों के अपतटीय होने के कारण हमेशा मरुस्थल कहां पे? उष्णकटिबंधीय जोन यानी ट्रॉपिकल जोन में हमेशा कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के पश्चिम में ही मरुस्थल का निर्माण होगा। कभी पूरब में मरुस्थल नहीं बनेंगे। एकदम कंसेप्ट है, एकदम कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन लगातार आईएएस में पूछा गया है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर बोर्ड छोटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा अच्छा, रुक जाओ, देखता हूँ क्या बात। देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, दिखता हूँ, दिख रहा हूँ। आदेश, अ, जरा देखना ये क्या बोर्ड क्या छोटा दिख रहा है? बोर्ड छोटा दिख रहा है कि सर बोर्ड छोटा? बड़ा दिखना चाहिए। उस समय आप कर दिए थे क्या? ठीक ठीक। अब ठीक है। अब सही है, आ जाओ चलो फिर से देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे मरुस्थलों की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार मरुस्थल बनते हैं। जितना डेजर्ट आप देख रहे हो, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल आपने क्यों सोचा कि पश्चिम में है? कभी सोचा कि थार मरुस्थल पश्चिम में हुआ, पूरब में थार मरुस्थल क्यों नहीं बना? पश्चिम में थार मरुस्थल क्यों बना? भारत के पश्चिम में थार मरुस्थल क्यों बना? देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एरिया, ठीक है, ये एरिया है। अब ये आपका पूरा का पूरा क्या है? डेजर्ट है, थार मरुस्थल है। अब आपने देखा कि यहाँ पे पौने, यहाँ से क्या होती है? व्यापारिक पौने हैं, सुनिए, ये व्यापारिक पौने ही होती है, यहाँ से चलती हैं, यहाँ से। और जब ये पौने यहाँ से चलना शुरू करती हैं, पौनों के साथ क्या होती है? नमी होती है, नमी आर्द्रता होती है, और यहाँ से ये बारिश करना शुरू कर देती हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी, यानी जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हो, जब आप पूर्व से पश्चिम दिशा में जाते हो, तो वर्षा की मात्रा में क्या होती है? वर्षा की मात्रा में कमी आती है। तो भारत में पूर्व दक्षिण पश्चिमी मानसून जो पौने होती हैं, जब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं तो वर्षा करते हुए चली जाती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पे आपको सदाबहार वन, बहार वन, ठीक है, वर्षा के कारण। फिर आप देखोगे तो फिर पतझड़ वन,
पतझड़ वन, फिर आप देखोगे घास के मैदान, घास के मैदान, फिर आप यहाँ पे पहुंचोगे तो क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे आपको मरुस्थल देखने के लिए मिलेगा, मरुस्थल देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे जैसे पौने आती हैं तो यहाँ पे आते आते वर्षा कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा हो जाती है, फिर मरुस्थल। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पे लागू, इसमें पूरे वैश्विक स्तर पे। तो यही कारण है कि भारत में जो मरुस्थल का निर्माण हुआ है, डेजर्ट का निर्माण हुआ है, वो कहां पे हुआ है, पश्चिमी भारत में। कहां पे, पश्चिमी भारत में हुआ, ठीक है, पूर्वी भारत में नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि व्यापारिक, ये भारत यहां पे है व्यापारिक पौनों के चपेट में है, ठीक है। अब ये, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ट्रॉपिकल जोन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कर्क और मकर के बीच में हमेशा मरुस्थल कहां बनेंगे, हमेशा मरुस्थल जो स्थल खंड है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि व्यापारिक पौनों के अपतटीय होने के कारण, क्योंकि यहां पे व्यापारिक पौने यानी व्यापारिक पौने अपतटीय होते हैं, इसलिए हमेशा क्या होगा, पश्चिम में। दूसरी चीज, आप दूसरी चीज ये हम यहां से हटा रहे हैं। दूसरी बात आप याद रखना, दूसरा है, दूसरा रीजन होता है मरुस्थलों के निर्माण का, पवन दाब पेटियां, यानी उच्च दाब पेटी। क्या है बच्चा, उच्च दाब पेटी, वायु दाब का अपतटीय होना, या पवनों, वायु दाब, उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी, या इसको आप लिख सकते हो उच्च दाब पेटी, अवतलित होना, पवनों का अवतलित होना। ठीक है, उच्च दाब पेटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो ट्रॉपिकल जोन में, बस एकदम कंसेप्ट याद रखना, ट्रॉपिकल जोन में हमेशा जो पौन, ट्रॉपिकल जोन में हमेशा जो, ट्रॉपिकल जो जोन है, ट्रॉपिकल जोन में जो मरुस्थल बनेंगे, मरुस्थल हमेशा कहां बनेंगे, कॉन्टिनेंट यानी स्थल भाग के, महाद्वीप के पश्चिम में बनेंगे। और ये बात है आपका क्या, ये आपका, जब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में, यानी 23 से 66 डिग्री के बीच में जब भी आपको मरुस्थल बनेंगे, वह कहां बनेंगे, हमेशा यहां मरुस्थल कहां पे बनेंगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, मरुस्थल हमेशा यहां, कहां पे बनेंगे, यहां पे। तो जब व्यापारिक पवनों के अंतर्गत, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसके बीच में मरुस्थल हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, और 23.5 से 66 डिग्री के मध्य मरुस्थल हमेशा कहां बनेंगे, यहां बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे जो वर्षा होती है यह किन कारण से होती है, पछुआ पवनों के कारण होती है। इनके कारण, पछुआ, पछुआ पवनों के कारण वर्षा होती है, और जब वर्षा इधर ज्यादा होगी फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, और अंत में मरुस्थल। यहाँ पे, यहाँ पे सदाबहार बन पाए, सदाबहार बन पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी, फिर पतझड़ बन पाए जाएंगे, फिर आगे बढ़ोगे तो अलग प्रकार के वन पाए जाएंगे, घास के मैदान पाए जाएंगे, और अंत में आप यहाँ पे क्या देखोगे, मरुस्थल पाए जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। तो यहाँ पे यानी उपोष्ण कटिबंध, यानी जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, मरुस्थल हमेशा स्थल भाग के पश्चिमी तट पे, यानी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे बनते हैं। और जब हम बात करते हैं 23.5 से 66 डिग्री के बीच, जब हम उष्ण कटिबंध की बात, उष्ण कटिबंध के बाद जब हम शीतोष्ण कटिबंध की बात करते हैं, तो हमेशा मरुस्थल कहां पे पाए जाएंगे, पूर्वी भाग पे। एकदम क्लियर, ये पौनों के अपतटीय होने के कारण होता है। दूसरा, उच्च दाब पेटी, ये पूरा का पूरा जो जोन होता है, आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं इक्वेटर की, ये इक्वेटर है, यहां पे देखोगे आप तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वह क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे तापमान क्या होता है, उच्च होता है। तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। तो देखो, सूर्य की किरणें, जो सूर्य है, सन है, सन की किरणें यहाँ पे क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। सन की किरणें लंबवत पड़ने के कारण, यानी सूर्य का तापमान ज्यादा होता है, सूर्य के कारण तापमान अधिक होगा, तापमान होगा तो जो हवाएं हैं, जो एयर है, वह क्या होगी, ऊपर उठना शुरू कर देती है।
तो हवाएं हल्की होंगी, डेंसिटी कम होगी और वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। तो यहां से हवाएं जब ऊपर उठना शुरू कर देती हैं तो यहां पे क्या क्रिएट होता है, एलपी, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो पूरा का पूरा जो इक्वेटर वाला जोन है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, तापमान ज्यादा होता है, हवाएं गर्म होती हैं और वो ऊपर उठती हैं। गर्म होने के बाद उनकी डेंसिटी कम होती है, उनका आयतन बढ़ता है और वो ऊपर उठना शुरू करता है। तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ और हवाएं धीरे धीरे क्या हुई, खूब ऊपर उठती हैं, तो आप जानते हो जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो तापमान में कमी आती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तापमान क्या होता है, कम होता चला जाता है, जिसे आप नॉर्मल लेप्स रेट भी कहते हो, टेम्परेचर लेप्स रेट, ह्रास दर भी कहा जाता है तापमान का। तो एक समय के बाद जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो तापमान कम होता चला जाएगा, फिर ठंडा होगा, तो हवाएं भारी होना शुरू कर देती। जब भारी होना शुरू करेंगी तो उनमें संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं, बारिश भी होती है। और जब ये हवाएं भारी होती हैं तो जब भारी होने के बाद वजन बढ़ेगा, इनका डेंसिटी बढ़ेगी, तो फिर नीचे आना शुरू कर। तो यहां पे हवाएं क्या होती हैं, तापमान अधिक होने के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर हवाएं भारी होती हैं और फिर ये नीचे आना शुरू होता है। इस तरह से एक सेल का निर्माण कर लेती है। तो यहां पे हवाएं पहले ऊपर उठेंगी, फिर भारी होंगी तो फिर नीचे आएंगी, अवतलित होंगी। तो जब हवाएं यहां ऊपर उठती हैं तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जहां पे हवाएं नीचे उतरती हैं वहां पे हाई प्रेशर। तो जहां से हवाएं ऊपर उठती हैं लो प्रेशर, और जहां पे हवाएं नीचे आएंगी दाब डालेंगी वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो यहां से हवाएं ऊपर उठना शुरू करती हैं, और आप देखोगे 30 के आसपास, 23.5 से थोड़ा सा आगे यहां पे 30 के आसपास यहां पे हवाएं क्या होती हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री के आसपास हवाएं क्या करती हैं, अवतलित होती हैं। तो ये दोनों तरफ होती हैं, इधर भी होंगी और इधर भी यहां पे अवतलित। तो हवाएं यहां इक्वेटर से उठने के बाद यहां पे जब अवतलित होती हैं तो यहां पे लो प्रेशर है और यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देती, हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। परिणाम स्वरूप जहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहां पे वर्षा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण वर्षा नहीं होती, जहां पे भी हाई बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। वर्षा जब नहीं होगी तो वहां पे क्या, किस चीज का निर्माण होगा, डेजर्ट का निर्माण होगा, मरुस्थल का निर्माण। तो जहां पे हाई प्रेशर, तो इसलिए आप देखोगे इसके बाद यानी ट्रॉपिकल जोन के बाद जब 30 से 35 यानी 45 डिग्री अक्षांश के बीच में अगर आपको पश्चिमी तट जो है, ये जो खंड है, महाद्वीप है, उसके अगर पश्चिमी तट पे यहां पे अगर आपको कोई मरुस्थल दिख रहा है तो इसका पीछे पवन जिम्मेदार नहीं होगी, पवनों का अपतटी कारण नहीं है। यहां पे जो मरुस्थल क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है उच्च दाब पेटी के कारण। इसके कारण हो रहा है हाई बेल्ट जो है, हाई प्रेशर बेल्ट के कारण हो रहा है, उच्च दाब पेटी यहाँ पे, इसके कारण मरुस्थल यहाँ पे बन जाएंगे। में कोई डाउट नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन है आपका ठंडी जल धाराएं, महासागरीय धाराएं, ठंडी महासागरीय, ठंडी महासागरीय धाराएं। ये भी क्या है, एक रीजन है, किसके लिए, मरुस्थल के निर्माण के लिए, डेजर्ट के निर्माण के लिए एक रीजन है। अब ठंडे जल धाराएं क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि पूरे पृथ्वी पे स्थल भाग है और जल भाग। स्थल भाग और जल भाग में आपने ये देखा है कि ये जो इक्वेटर है यहाँ पे उच्च तापमान होने के कारण दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, उत्तरी भूमध्य सागरीय गर्म जलधारा, और दक्षिण की तरफ इधर उत्तरी भूमध्य सागरीय गर्म जलधारा होती है, और नीचे की साइड होती है दक्षिणी भूमध्य सागरीय गर्म जलधारा। दोनों धाराएं गर्म होती हैं, फिर यही जब गर्म होने के बाद धीरे धीरे किधर की तरफ बढ़ती हैं, आपने देखा होगा ये नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगी, और ये नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगी, और ये जो है साउथ पोल की तरफ जलधाराएं। और ये जो जलधाराएं होती हैं इसमें हम कोरियालिस इफेक्ट भी देखते हैं, चाहे दोनों की गति हो या इफेक्ट के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट में और दक्षिणी गोलार्ध लेफ्ट में टर्न हो जाता है। तो यहां पे जो ये जल धाराएं हैं ये आगे बढ़ती हैं, आपने देखा होगा। इन्हीं में आपने देखा होगा ऊपर से जो आने वाली जल धाराएं होती हैं वो ठंडी होती हैं,
या जो ध्रुवों से आने वाली जलधाराएँ होती हैं, वो ठंडी होती हैं और जो इक्वेटर से बनने वाली जलधाराएँ होती हैं, गर्म जल। तो जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं, उसकी खास बात क्या होती है? ठंडी जलधाराएँ स्थल भाग के जिस बाट से गुजरती हैं, वहाँ पे क्या कर देंगी, स्थल भाग से जहाँ से गुजरेंगी ठंडी जलधाराएँ, वहाँ पे वर्षा की मात्रा खत्म कर देती है। ठंडी जलधाराएँ होती हैं, आस-पास क्या कर देती हैं, वातावरण को ठंडा बना देती हैं और जब वातावरण ठंडा होगा, तो वहाँ हवाएँ भारी हो जाती हैं, फिर वो जब ऊपर हवाएँ उठेंगी ही नहीं, संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, तो बारिश होगी ही नहीं। तो परिणाम स्वरूप वहां पे जहां से ठंडी जलधाराएं गुजरती हैं, वहां पे मौसम क्या होता है, वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। वहां पे मौसम ठंडा होता है, हवाएं ठंडी होती हैं, भारी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वहां पे बारिश नहीं होती। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की, तो यहां पे देखोगे पेरू की तट हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी है। यहां पे देखोगे विभिन्न प्रकार के डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। तो जहां से ठंडी जलधाराएं गुजरेंगी, उसके आसपास एरिया में डेजर्ट का निर्माण हो सकता है, क्योंकि वहां फिर ये बारिश नहीं करने दी। तो हमने देखा तीन महत्वपूर्ण चीज, एक तो पवनों का अपतटीय होना, ये डेजर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। उच्च दाब पेटी को हमने देखा, जहां जहां हाई बेल्ट क्रिएट होगा, वहां डेजर्ट का निर्माण हो जाएगा। तीसरा, जहां से ठंडी जलधाराएं गुजरेंगी, महासागरीय धाराएं, वहां भी क्या करती हैं, डेजर्ट का निर्माण। तीन छोटे रीजन्स, तीन को हम लोगों ने प्रयास किया। सिंपल तरीके से, बहुत डीप में नहीं गया क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा। एकदम मोटे-मोटे तरीके से मैं आपको बहुत सारे, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ है, ठीक है? बाकी अगर डीप जाने का मतलब है, तो फिर आपको मेंस के थ्योरीज़ को पढ़ाना, कांसेप्ट पढ़ाना, वहाँ तक हमें जाना नहीं। एक बार आप लोग बताना मुझे, सिर्फ़ एक बार बताना कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हुई समझने में? एक बार बताना आप लोग, समझने में तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाई प्रेशर बेल्ट है, ओशियन करंट भी इसके फॉर्मेशन का एक रीजन है, बिल्कुल है। रेमबदा बिल्कुल है, ओशियन करंट भी है और उसमें ठंडी जलधाराएँ, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो सर, नो, डालने तक। ओके, ऑल क्लियर सर, ठीक है। सर जी, ये दूसरा डिजिटल है क्या? डिजिटल मतलब? कुछ दिक्कत हो रही है क्या और? साफ नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? बताना एक बार। कोई दिक्कत है कि क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या दिक्कत है? बताओ, कन्फर्म तो हूँ मैं। क्लियर है, सब ओके है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, सब ओके है। नो सर, सब ठीक है। ओके, 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 ठीक। अच्छा, देख लेते हैं यहाँ पे एक छोटा-सा जो है एक मैप है, उसके थ्रू हम लोग देखने का प्रयास, क्या-क्या दिक ये है अराकुना शीत मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान में है, ग्रेट बेसिन, बहुत सारे मरुस्थलों की बात कर लेते हैं। देखो, अटाकामा उत्तरी चिली में है, यहाँ पे देखते हैं कुछ मरुस्थल। देखो, ये बात आप देख रहे हो, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट है, मरुस्थल है, थोड़ा-सा मुझे ही कम दिख रहा है पास में, ठीक है? ग्रेट बेसिन है यहाँ पे। सोनोरन, सोनोरन ये मरुस्थल, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, ये उत्तरी अमेरिका में डेजर्ट है। कहाँ पे है? कॉन्टिनेंट जो स्थल भाग है उसके पश्चिम में है। ये भी मरुस्थल क्या है? पश्चिम में है, ठीक है? तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? सोनोरन, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको के पास में ये डेजर्ट मरुस्थल है। की बात कर लेते हैं। ये सहारा मरुस्थल, ये पूरा का पूरा, ये जो देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये पार्ट जो है, सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल पूरा। यहाँ पे अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, नामीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, ये सारे देश इस मरुस्थल के बीच में है। यहाँ पे आप देखोगे नामीबिया मरुस्थल, यहाँ पे आपको दिख, यहाँ पे नामीबिया मरुस्थल है और ये बीच में कालाहारी है। तो ये ना
नामीबिया। नामीबिया मरुस्थल ये कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। आप देख रहे हो यहाँ पे कालाहारी है, ये जो है कालाहारी। कालाहारी कहाँ पे है? ये मरुस्थल कालाहारी आपका, ठीक है, कालाहारी है। बोत्सवाना और नामीबिया, बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखा। पेटागोनिया, ये जो मरुस्थल आपको दिख रहा है, ये पेटागोनिया है। पेटागोनिया, पेटागोनिया मरुस्थल यहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका के एकदम नीचे, अर्जेंटाइना। पेटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा आपको दिख रहा है, अटाकामा, ये पूरा का पूरा जो ये मरुस्थल, ये पूरा डेजर्ट कौन सा है? अटाकामा है। अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल है पश्चिमी तट पे, दक्षिणी अमेरिका। तो ये अटाकामा है, पेटागोनिया उसके नीचे पूर्वी तट पे है, ठीक है। कोरोनर ये अमेरिका में है, ठीक है। ग्रेट बेसिन ये भी अमेरिका में ही है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका में है। कोरोनर ये सहारा है, देख लिए। दक्षिण में अटाकामा है और पेटागोनिया देख लिए। अफ्रीका में एक तो सहारा सबसे बड़ा है, फिर नामीबिया है, कालाहारी आपने देख ही लिया। ये क्या है? पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये बहुत बड़ा भाग, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मरुस्थल है, कई पार्ट में है। गिब्सन, यहीं पे क्या है? गिब्सन, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यहीं पे आपका ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी है। कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट सैंडी है। और यहीं पे आपका क्या है? ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया में तीन प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन इधर है, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, तीनों कहां पे हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया में ये बड़े जो है मरुस्थल हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा जो ये बेल्ट आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो डेजर्ट वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? ये आपका है, ये अरेबियन मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? अरेबियन, अरेबियन, पूरा का पूरा अरेबियन मरुस्थल है, ठीक है। यहां एक मरुस्थल है, ये कौन सा मरुस्थल है? कराकुम शीत मरुस्थल है। काराकुम शीत मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कस्तान में एक यहां पे डेजर्ट है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये है यहाँ पे एक मरुस्थल है, काबिल कुमसी। ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? गोबी, चीन में, मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे? मंगोलिया और चीन। आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो यहाँ पे टकला, टकला मकान, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा गोबी के जस्ट नीचे, ये क्या है? ये आपका टकला, टकला मकान। ये कहाँ पे है? चीन में स्थित है, शीत मरुस्थल है, चीन में स्थित है टकला मकान। और यहाँ पे आओगे तो ये जो दिख रहा है भारत, कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। भारत में थार मरुस्थल। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे देखोगे तो शीत मरुस्थल है, लद्दाख, लद्दाख शीत मरुस्थल है। ये कुछ मरुस्थल हम लोगों ने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ समझने का प्रयास किया। जैसे देखो उत्तरी अमेरिका में क्या है? ग्रेट बेसिन है, सोरोनर ये मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा है, पेटागोनिया या अटाकामा, उसके नीचे पेटागोनिया है। अफ्रीका में सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। यहाँ पे नामीबिया मरुस्थल, यहाँ पे कालाहारी आप देख लोगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा अरेबियन मरुस्थल है, बहुत बड़ा। उसके बाद यहीं पे आप काराकुम देख लोगे। यहाँ पे आप जो है एक और है, यहाँ पे आप गोबी मरुस्थल है, उसके जस्ट नीचे टकला मकान है, चीन में। भारत के यहाँ थार मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में तीन महत्वपूर्ण है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ये सारे कुछ मरुस्थल हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। कुछ बातें हैं, कुछ और चीजें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मरुस्थल डेजर्ट पृथ्वी के स्थल भाग के शुष्क व अर्धशुष्क भाग कहलाते हैं। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे उच्च दाब पेटी आया था। उपोष्ण उच्च दाब पेटी यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 से 45 के बीच में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है, वहां देखने के लिए सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं, ज्यादा ब्राइटनेस कुछ कम करें। अब ठीक है, ज्यादा ब्राइटनेस पाए जाते हैं 25 सेंटीमीटर से कम थे। मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं, सब मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। अक्षांशी अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। अक्षांशी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ट्रॉपिकल डेजर्ट। उसके बाद आप क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अभी अक्षांश के आधार पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के, याद रखना, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी पश्चिम में 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। एकदम मैंने आपको पढ़ा दिया, कंसेप्ट बता दिया। दूसरे शब्दों में ये भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के साथ पाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, याद हो गया होगा। अटाकामा, अटाकामा, सहारा, अरब, नामीबिया, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन थार आदि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। कैसे मरुस्थल हैं? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं, यानी ये 15 से लेकर 30 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। तो ये आप देखोगे, अटाकामा है, सहारा है, अरब है, नामीबिया है, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, थार, ये सब के सब उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। इसका मतलब ये कितने से, ये 15 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। 15 से 30 डिग्री के मध्य पाए जाने वाले जितने भी मरुस्थल होंगे उष्ण कटिबंधीय होंगे, ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं, कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत शामिल होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय अगर हम मरुस्थल की बात करते हैं, मैंने बताया वहां पछुआ पवनों की हम लोगों ने चर्चा, 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनमें जैसे गोबी मरुस्थल, ग्रेट बेसिन कहा अमेरिका, ग्रेट बेसिन, पेटागोनिया कहा दक्षिणी अमेरिका एकदम नीचे, कहां पे, अर्जेंटीना, पेटागोनिया, लद्दाख, मुजावे, मकान, चीन, अराकुम है, अराकुम अराकुम है तुर्कमेनिस्तान, सोनोरन, सोनोरन कहां पे है, अमेरिका, आदि मरुस्थल किसके अंतर्गत आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत। ये सब किसके अंतर्गत शामिल है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत शामिल है। इसमें ग्रेट बेसिन, मोजावे एवं सोरोनर अक्षांशीय दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध में होते हुए भी यहाँ का तापमान उच्च होता है। ये कह रहे हैं कि ग्रेट बेसिन है, मोजावे है और सोरोनर। ग्रेट बेसिन कहां पे है, अमेरिका में, मोजावे अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, और सोरोनर ये तीनों के तीनों कहां, उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अगर हम इसे अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें तो यह जो है 30 से 60 डिग्री के मध्य आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। लेकिन यहाँ का तापमान उच्च रहता है, कह रहा है यहाँ का तापमान क्या है, उच्च रहता है। जबकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल होते हैं वो शीत मरुस्थल होते हैं, वहां तापमान कम होता है और ठंडे होते हैं। लेकिन ये कह रहा है ग्रेट बेसिन, मोजावे और सोनोरन ये जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, अक्षांशीय दृष्टिकोण से तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, बट इसका तापमान क्या होता है, इसका तापमान ज्यादा बना रहता है। अटाकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। अटाकामा मरुस्थल इसका तटीय मरुस्थल का उदाहरण है, जो हमने बताया तट के किनारा है अटाकामा। अटाकामा कहां, दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा एकदम दक्षिणी अमेरिका में, जो पेरू है, चिली 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 वाला जो पार्ट है, उदाहरण है। तटीय मरुस्थल प्रायः, तटीय मरुस्थल क्या होते हैं, प्रायः कर्क रेखा एवं मकर के निकट महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये आपने अमेरिका देखा है, या आपने दक्षिणी अमेरिका देखा है। दक्षिणी अमेरिका में यहां पे आपने देखा होगा, यहां पे ये है आपका अटाकामा। अटाकामा अटाकामा मरुस्थल है चिली।
तो यहां पे जब ये अटाकामा डेजर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये कहां पे है? इस भूखंड यानी महाद्वीप के पश्चिम में है। महाद्वीप के क्या है? पश्चिम में है, और यह कर्क और मकर्क के बीच में स्थित है। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। और जो डेथ वैली है, डेथ वैली कहां पे है? अमेरिका। अमेरिका में कहां है? कर्क और मकर के, कर्क के थोड़ा सा नीचे, कैलिफोर्निया साइड में आपने देखा होगा, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया के ठीक ऊपर सैन फ्रांसिस्को जो खाड़ी है, उसके जस्ट नीचे कौन सा मरुस्थल है? डेथ वैली है। डेथ वैली यह वृष्टि छाया मरुस्थल मरुस्थल का उदाहरण है। तो एक मरुस्थल वृष्टि छाया के कारण भी होता है, जैसे समझना। तो वृष्टि छाया मरुस्थल को मैं समझा, जो वृष्टि छाया मरुस्थल होते हैं, वृष्टि छाया मरुस्थल, वृष्टि छाया मरुस्थल के पीछे वजह क्या? जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत, पहाड़ है। आपने देखा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा क्या होती है? सबसे बड़ी ज्यादा वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। तो हवाएं जब यहां से, हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं, टकराने के बाद हवाएं ऊपर चढ़ना शुरू होती हैं। और जब ऊपर चढ़ना शुरू होती हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी, तापमान कम होगा और संघनन की प्रक्रिया होगी, और यहां पे क्या बनाएंगी? बादल बनाएंगे, और बादल का निर्माण होगा, और फिर बारिश होना शुरू, बारिश होना शुरू। तो इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो इस भाग में बहुत ज्यादा वर्षा हो, और सारा जब वर्षा हो जाएगा, यानी हवाओं के अंदर जो नमी है, आर्द्रता है, वह बारिश के रूप में जमीन पे आ जाएगी। सारी बारिश खत्म हो गई, यानी अब उसके अंदर जल वाष्प की मात्रा ज्यादा नहीं है, तो ये हवाएं और हल्की होंगी। जब ये पानी को जमीन पे छोड़ देंगी, तो ये हल्की होंगी, और जब ये और हल्की होती हैं, तो ये इसको क्रॉस करके इस तरफ आ जाती। हवाएं जब इस तरफ आती हैं, तो इसमें अब नमी की मात्रा नहीं, जो नमी है, नमी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और इसमें बारिश नहीं होती, और इस भाग पे वर्षा क्या होगा? इस भाग पे वर्षा नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया कहते हैं। वृष्टि छाया कहते हैं। अब वृष्टि छाया होने के कारण ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, यहाँ पे बारिश होगी नहीं, यह क्या बन जाएगा? यह मरुस्थल। क्या बन जाएगा? मरुस्थल बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया मरुस्थल कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो डेथ वैली है, डेथ वैली किसका उदाहरण है? वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण। इस तरह आ जाओ, आगे देख लेते हैं। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। जो गोबी मरुस्थल है, वो आंतरिक, किसका? आंतरिक जो मरुस्थल है। डेथ वैली कैसे मरुस्थल है? वृष्टि छाया मरुस्थल है। अटाकामा तटीय मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी कैसा? आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका एवं आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण है। जो अंटार्कटिका एवं आर्कटिक जो वृत्त है, ये भी बारिश नहीं होती, तो वो डेजर्ट है, लेकिन वो बर्फ का डेजर्ट। तो वहां पे वो किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण है। सहारा, सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। जो सहारा है, वह किस प्रकार का है? व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल या मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल किस प्रकार का? मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। किस प्रकार का? मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। एक प्यारा सा क्वेश्चन करिएगा आप लोग, एक प्रश्न करना। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए, दिए गए सूची एक, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित करें, तथा सूची दो क्या करें? सुमेलित करें। सूची एक क्या कह रहे हैं? सूची प्रमुख मरुस्थल है। सूची दो प्रकार है, प्रकार का मरुस्थल है, आपको बताना है। अच्छा देख लेते हैं। पहला, थार मरुस्थल।
बी है अटाकामा, कामा मरुस्थल। सी है सहारा मरुस्थल। डी है गोबी मरुस्थल। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। थार मरुस्थल पहला है। शीत मरुस्थल दूसरा है। व्यापारिक व्यापारिक पवन निर्मित मरुस्थल, निर्मित मरुस्थल। तीसरा है पवन अपतटीय, अपतटीय मरुस्थल। और चौथा है मानसून मरुस्थल। चलो बताना आप लोग। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। ए, एक दो तीन चार। बी, चार तीन दो एक। सी, चार तीन एक दो। डी, एक दो तीन चार। चलो बताना। सही जवाब देना। सही जवाब देना, क्या सही होगा? उत्तर का चयन करो। रीना रानी दे रही है, कह रही कि सर डी राइट आंसर, डी राइट आंसर। एक दो तीन चार। अच्छा एक दो। अच्छा ये तो दो बार हो गया, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मैं दो बार यही हो। तो मैं लिख देता चार चार। चलो अब बता। सेम हो गया था। एक दो तीन चार, चार तीन दो एक, चार तीन एक दो, चार तीन चार एक। इसी ए राइट आंसर, सुनील चौबे सी राइट आंसर। ए का सुनील का सी कहना है। एक दो तीन चार, चार तीन दो एक। सी राइट आंसर, चार तीन एक दो आंसर। और बाकी बच्चे पिता सी राइट आंसर।
आ जाओ देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, थार मरुस्थल अभी हमने देखा कि थार मरुस्थल ये मानसूनी पवनों के कारण है, तो मानसून के कारण है थार मरुस्थल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बच्चा लाल का बहुत। थार मरुस्थल क्या हो जाएगा? मानसून से रिलेटेड है, मानसून मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल क्या है? पवन तटीय मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल क्या है? व्यापारिक पवन निर्मित मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल 4, अटाकामा मरुस्थल पवन तटीय 3, सहारा मरुस्थल 2। तो 4 3 1 2 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल है, पवन अपतटीय मरुस्थल है, पश्चिमी भाग में स्थित है। गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है। इससे पहले हमने देखा उष्ण कटिबंध और शीत उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय और शीत मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल है। थार मरुस्थल क्या है? मानसून मरुस्थल है। यहाँ पे देखो शीतोष्ण कटिबंध, गोबी मरुस्थल कैसा है? शीत मरुस्थल, शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, एशिया के मरुस्थलों की कुछ बात कर लेते हैं। एशिया के मरुस्थल फटाफट देख लेते हैं, आ जाओ। एशिया में पाए जाने जो मरुस्थल उसको देख लेते हैं, मरुस्थल और विस्तार। अरब मरुस्थल कहाँ पे है? अरब प्रायद्वीप में। नल नाफूद रब अल खाली अहमद मरुस्थल सऊदी अरब में है। जूदियन मरुस्थल इजराइल एवं वेस्ट बैंक में है। नेजेव मरुस्थल इजराइल में है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, दोनों याद रखना, याद रखना। जूदियन मरुस्थल और नेजेव इजराइल वेस्ट बैंक या इजराइल में है। दस्त लुट या दस्त कबीर मरुस्थल ईरान में है। हारान हारान मरुस्थल पाकिस्तान में है। हार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में है। दस्त मार्गो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। किजिल कुम मरुस्थल कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, याद रखना है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में कराकुम है। लोप या तकला मकान कहाँ पे है? चीन में। गोबी मंगोलिया और चीन में। ये एशिया के मरुस्थल थे। अफ्रीका के मरुस्थल सहारा उत्तरी अफ्रीका में, अल जाफ मारितानिया माली में, जुराब चाड में, लीबियाई मरुस्थल लीबिया में। नूबियन कहाँ पे है? सूडान और इरिट्रिया में। बायूदा सूडान में। कालाहारी कालाहारी बहुत पूछता है। बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। नामीब ये नामीबिया में है। अब आ जाओ उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल देख लेते हैं। थॉम्पसन पठार कनाडा में है। मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको दो लगाता है। कोलोराडो मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका। रेड डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रेट बेसिन ब्लैक रॉय या डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका। चिहू आहुआ मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सब वहां के मरुस्थल हैं। दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल अटाकामा चिली और पेरू। पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिलू। सेचुरा पेरू। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत। तनामी उत्तरी प्रांत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सिम्पसन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत। क्वींसलैंड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन। गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। लिटिल सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। स्ट्रेलेकी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। ये सारे के सारे जो मरुस्थल हैं, बहुत ही, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा आपको मरुस्थल पे। जितने मरुस्थल थे मैंने शामिल कर लिए हैं सारे। तो ये मरुस्थल हो गया आपका। ध्रुवीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। वहां पे अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका। आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत एशिया का थार उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थल है उसके अंतर्गत एशिया का थार मरुस्थल, सिंध दक्षिण बलूचिस्तान अरब प्रायद्वीप अफ्रीका का सहारा तथा कालाहारी उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थली भाग, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग के मरुस्थल आदि को शामिल किया जाता है। क्योंकि व्यापारिक पवनें महाद्वीप के पूर्वी दिशा से आती हैं, अतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। इसी कारण जो है
जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण होता है? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आ जाओ आगे देख लेते हैं। इन क्षेत्रों में शुष्कता के लिए अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं। जैसे जो ये जो क्षेत्र है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण किया गया है, उनमें शुष्कता के लिए अन्य कारण भी क्या-क्या जिम्मेदार हैं, उस पे बात कर लेते हैं। जैसे मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ, ये भी एक रीजन है, अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं। तो मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ नहीं आते मध्य अक्षांश। दूसरा, विषुवत रेखा से दूरी के कारण उष्णकटिबंधीय अभिसरण इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुंच पाता आईटीसी जेड का, ये भी एक रीजन है, एकदम याद रखना ये बातें। तीसरा, पूर्वी तटों से दूरी के कारण, पूर्वी जो तट है उनसे दूरी के कारण आर्द्र सागरी हवाएं यहाँ तक नमी नहीं पहुंच पाती, इसलिए भी क्या होते हैं ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बनते हैं। प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है, तो यहाँ पे हवाओं का जो हमने बताया था हाई प्रेशर क्लियर बेल्ट होता है, नीचे हवाएं बैठती हैं इसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें स्थिरता के कारण वर्षा सामान समाप्त हो जाती है, ये भी एक रीजन है। तो उष्णकटिबंधीय जो ये जो शुष्क उष्णकटिबंधीय जो डेजर्ट है, जो कि जो महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर निर्मित हो रहे हैं, उनके पीछे जो हम लोगों ने रीजन देखा, पवनों का अपतटीय होना, उनके अलावा चक्रवात यहाँ मध्य अक्षांश जो चक्रवात निर्मित होते हैं यहाँ तक नहीं पहुंचते। विषुवत रेखा से दूरी, दूरी के कारण यहाँ पे उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी तो आईटीसी जेड होता है, वो भी दिक्कत है, के कारण भी है। पूर्वी तटों से दूरी के कारण यहाँ पे नमी नहीं पहुंच पाती, ये भी है। प्रति जगह यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, ये सारे रीजन है, कारण है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल है, इतर ध्रुवीय मरुस्थल है, नॉन पोलर। तो यानी हमने देखा कि जो आर्कटिका है और आर्कटिक ये सबसे बड़े मरुस्थल हैं, लेकिन जो सहारा मरुस्थल है कहाँ पे स्थित है? तो आपने देखा है अफ्रीका का पूरा उत्तरी भाग सहारा मरुस्थल से निर्मित। तो ये जो है सबसे बड़ा मरुस्थल और जनसंख्या में सबसे सबसे ज्यादा जो है आबादी वाला जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। तो सहारा मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः कहां-कहां किन-किन देशों में होता है विस्तार? इसका विस्तार अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा में है। याद रखना है, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में, तो जो अफ्रीका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया में जो मरुस्थल हैं, उनके निर्माण का प्रमुख कारण क्या रहा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में, उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में होना है। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट में है, इसलिए यहाँ पे होता है। व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी है, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता, तो एचपी पौने क्या होती है? अवतलित होती है, हाई प्रेशर बेल्ट में है। दूसरा, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता में पहुंच से दूरी है। महाद्वीपीय अथवा बड़े खंडों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी जल धाराओं से प्रभावित होते हैं। ये सारे रीजन हम लोगों ने देख लिए हैं जिनके कारण ये मरुस्थल बन रहे हैं। तो ठंडी जल धाराएं भी हैं, पश्चिमी तट पे स्थित हैं और ये व्यापारिक पवनों के बेल्ट में आते हैं। तमाम बातें हाई प्रेशर बेल्ट। यह उष्ण महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। महासागरीय जो धाराएं हैं, उष्ण मतलब गर्म, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आते। किसकी बात चल रही थी? अभी हम लोग बात कर रहे थे पूरा पूरा सहारा मरुस्थल, या फिर हम बात कर रहे थे अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल जो पड़ते हैं उनकी बात, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की बात चर्चा चल रही थी। एक क्वेश्चन कथन और कारण का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन चलिए मैं बना रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए। एक अच्छा सा प्रश्न मैं कथन और कारण का बना, क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करें। नीचे दिए गए कथन एवं कारण कारण पर विचार करें, विचार करें। कथन एवं कारण पर विचार। कथन है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल
अधिकांशतः, अंश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल अंशतः महाद्वीप के महाद्वीप के पश्चिमी तट पर निर्मित होते हैं। कारण है कारण है ये मरुस्थल व्यापारिक पौनों पौनों के क्षेत्र में आते हैं। कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर का जवाब देना है। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना, माध्यम से सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, ए क्या का है, ए सही, आर गलत है। बी क्या है, आर सही, ए गलत है। सी क्या है, ए आर दोनों सही, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। और डी कह रहा है दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। बताना सही जवाब क्या होगा। सही नहीं चल रहा है क्या, रुक गया है क्या जी।